अमेरिका ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए देगा, 300 अरब डॉलर, और तब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप का यहां से पीछा छूट पाएगा। यानी एक तरीके से लेने के देने पड़ गए। आपने वो पिक्चर तो जरूर देखी होगी, 3 इडियट, और उस 3 इडियट पिक्चर के अंदर आमिर खान, जिनको सब ऐसे ही मानते थे, कोई कुछ ये मानता था कि भाई ये तो कैपेबल नहीं है, फुकरे आदमी एकदम से, इनके बस की बात नहीं है, और इस सिस्टम से बिल्कुल अलग चलता है आमिर खान, रेंचो। और फिर आखिरी में कहते हैं, साहब जापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। कुछ उसी तरीके से ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि लो जनाब, ये लो 28 लाख करोड़ रुपए लो, हर्जाना दे रहा है अमेरिका, और कह रहा है तोहफा कबूल करो। जापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। हमने आपको बेवजह परेशान किया, गलत समझा, हल्का मान लिया, और आपने हमारी औकात याद दिला दी। ये जो है वो इस वक्त में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, उसकी इतनी थू हो रही है कि आप तो गए थे वहां पर रिजीम बदलने के लिए, आप गए थे वहां पर कब्जा करने के लिए, आप गए थे वहां के ऑयल रिसोर्सेज पर, गैस रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने के लिए। आप वेनेजुएला की भांति अयतुल्ला अली खामेनी साहब को शहीद करके उस मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन साहब लेने के देने पड़ गए। और ये 28 लाख करोड़ रुपए कितना होता है, क्योंकि हमारे आपके लिए तो समझ से परे की बात है इतना पैसा। 28 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये होता है, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, भारत की जो एक साल का भारत का जो बजट होता है वो 50 लाख करोड़ रुपए का होता है, जबकि भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ 150 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या आज की तारीख में मानी जाती है। और ईरान की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो केवल 9 करोड़ है। इसको और थोड़ा छोटे अंदाज में समझिए, यूपी जिसकी 24 करोड़ की आबादी है यूपी की, और यूपी का जो बजट है एक साल का वो 8 लाख करोड़ रुपए है, और यहां पर 28 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र एक और बड़ा राज्य, आप उससे समझिए, महाराष्ट्र की आबादी भारत के अंदर 13 करोड़ है महाराष्ट्र की आबादी, और 13 करोड़ वाले महाराष्ट्र को चलाने का एक साल का जो बजट है वो 9 लाख करोड़ रुपए है। यानी जितना पैसा यूपी को चलाने में लगता है उससे 3 गुना ज्यादा पैसा ईरान को दिया जा रहा है। पूरे भारत को चलाने के लिए जितना पैसा लगता है, जितना पैसा खर्च होता है, उसका आधे से ज्यादा पैसा वो ईरान को दिया जा रहा है। और इस पैसे से ईरान अपनी, जाहिर सी बात है, जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जो तबाह किए गए हैं, पुल तोड़े गए हैं, उन सबको फिर से खड़ा करेगा। और सबसे पहले जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार किया जाएगा, और उसके बाद में ईरान अपना जो सैन्य क्षमता है उसको भी दोबारा से उसी तरह से करेगा। लेकिन ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि साहब जुम्मे को 19 तारीख को जनेवा में ये बैठक होगी, और ये कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर रिपोर्ट की है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें कहा गया कि डील साइन हो चुकी है। औपचारिक तौर पर दोनों देशों के नेता मिलेंगे, जिसमें ट्रंप बाबू को नहीं बुलाया है। ईरान ने ट्रंप से मिलने से साफ इनकार कर दिया है कि हम उस आदमी से, उस शख्स से बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो हमारे लोगों के बारे में कुछ कुछ बातें, अनाप शनाप बातें कहता है और हमारे लोगों के ऊपर बम मारने के लिए साइन करता है। उस आदमी से हम मुलाकात नहीं करेंगे, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे हम। और जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो पाकिस्तान भी गए थे, वो जेनेवा में जा रहे हैं। और जेडी वेंस और उधर से ईरान की तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ, इन दोनों के नेतृत्व में ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन उसकी मुलाकात होगी, और औपचारिक तौर पर वहां पर दोनों के बीच में एमओयू वो आदान प्रदान किया जाएगा। यानी दोनों की तरफ से जो लिखित शर्तें हैं वो एमओयू आदान प्रदान किया जाएगा, और उसके बाद में 60 दिन का समय और दिया जाएगा।
लेकिन मैंने कल भी आपको कहा था, कुछ लोग हैं जो नमक का कटोरा हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं, और वो है इजराइल। और इजराइल वो नहीं चाहता कि ये डील किसी तरीके से हो, क्योंकि इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है, और अमेरिका ने बाकायदा लेबनान के ऊपर गारंटी दी है। इजराइल ने कहा है कि साहब, हम इस डील का हिस्सा नहीं है, ना हम इसके पार्टनर हैं, ना इसकी पार्टी है। हम लेबनान के ऊपर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। ये ट्रंप की डील है, अमेरिका की डील है, ट्रंप जाने अमेरिका जाने, हम इसमें किसी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। ये जो है वो इजराइल की तरफ से कहा गया है। अब जाहिर सी बात है, इजराइल वो जानता है कि अगर लेबनान के ऊपर उसने अपना हक छोड़ दिया तो फिर नेतन्याहू वो जेल तो उनको जाना ही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वॉर क्राइम किए हैं, उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जो इजराइल के अंदर हैं, और इजराइल में देखिए, आप चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई फर्क है किसी पार्टी के अंदर। नरसंहार को लेकर के सारी पार्टियां उतावली है। वहां पर एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लाशें देख करके मजा आता है, लोगों की बर्बादी देख करके मजा आता है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पर हिटलर ने जुल्म ढाए। तो देखिए साहब, किस तरीके से कहानियां गढ़ी जाती हैं। खैर, अब जो विपक्ष के नेता है वहां पर इजराइल के अंदर, वो भी कह रहे हैं कि भाई ट्रंप को साफ साफ कह दे नेतन्याहू, ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, हम किससे क्या संबंध रखेंगे, और इसमें अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। अब ये अमेरिका को तय करना है कि इजराइल केवल ये झूठी हुंकार भर रहा है, या फिर इजराइल वो सच में जो है वो अंदर से तैयार बैठा है किसी भी तरीके से इस डील को खत्म करवाने के लिए। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर इजराइल मान नहीं रहा है और इजराइल मानेगा नहीं, तो क्या फिर ये डील टूट जाएगी? अगर इजराइल ने अकेले हमले कर दिए तो क्या ये डील टूट जाएगी? अगर अमेरिका बाहर हो जाता है और इजराइल हमले करता रहता है तो फिर डील का क्या मतलब होगा? देखिए, ईरान हल्का मुल्क नहीं है, और 28 फरवरी से पहले तो उसके बारे में दुनिया भर की धारणा थी, दुनिया भर की बातें कही जाती थी, लेकिन 28 फरवरी के बाद में जो धारणा है वो बदल गई है। 28 फरवरी के बाद में जो कुछ हुआ है उसको कुछ ऐसे समझिए आप कि 28 फरवरी के बाद में अब ईरान ने वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील कर दिया है, और ईरान एक ताकतवर शक्तिशाली मुल्क बनकर के उभरा है। और अगर ये इजराइल की तरफ से एक हुंकार भरी जा रही है कि हम लेबनान के ऊपर हमला करेंगे, और हम इस डील को नहीं मानते हैं, और अमेरिका से सिर्फ ईरान इतना चाहता है कि अमेरिका वो इस जंग के अंदर वो पीछे हट जाए, बाकी इजराइल को हम अपने आप निपट देंगे। मतलब कि अगर अरब देश साथ में नहीं आएंगे और अगर इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करेगा, तो जाहिर सी बात है ईरान फिर लेबनान को ताकत देगा, हिजबुल्लाह को ताकत देगा, और उधर से हिजबुल्लाह मारेगा और इधर से ईरान मारेगा, और इजराइल का कचुम्बर निकाल देंगे। समझे आप? और दूसरी बात यह है कि इजराइल के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि जब वो अरब देशों को साथ में लेकर के, अमेरिका को साथ में लेकर के जंग नहीं लड़ पाया, तो भला वो अकेले कहां से जंग लड़ पाएगा? अकेले जंग लड़ने की ईरान के साथ में उसकी औकात नहीं है। और इसलिए अगर ये डील हो जाती है और इस डील में अमेरिका पूरी तरह से इस बात की गारंटी दे देता है कि भाई हम निकल जाएंगे यहां से, हमें निकलने दो एक बार, और इजराइल का हम साथ नहीं देंगे, ना ही अरब देश साथ देंगे, तो उसके बाद में ईरान अकेले भी इजराइल से निपट सकता है। यह बात आप मान करके चलिए, क्योंकि जिस तरीके से ये 40 दिनों की फुल फ्लैश जंग में तेल अवीव में, हाइफा में, हर जगह पर, और उधर से हिजबुल्लाह ने मारा, तो इजराइल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ईरान के लिए। अब कुछ रिपोर्ट्स जो निकल करके सामने आई है, न्यूयॉर्क टाइम में ये कहा गया है कि साहब डील हो चुकी है, साइन हो चुके हैं। वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप, जेडी वांस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को आर्थिक सहायता के लिए करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिल सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन
खुद जेडी वेंस ने इस बात को स्वीकार किया है। एक टीवी चैनल इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हम 300 अरब डॉलर की मदद दे रहे हैं। 300 अरब डॉलर की मदद मिल रही है। उसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको भी अमेरिका हटाएगा और उसके साथ साथ जो उसका तेल का कारोबार है उसको भी फ्री कर दिया जाएगा। तेल कारोबार वो भी फ्री हो जाएगा। यानी एक तरीके से आप यूं कहिए कि ईरान की 5 उंगलियां अब घी के अंदर होंगी। पहला, उसको आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है, उसके जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको खोला जा रहा है, उसके ऊपर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए थे उन सारे प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है। और उसके साथ साथ अमेरिका अगर इस जंग से बाहर निकल जाएगा तो इजराइल की बस की बात नहीं है कि वो ईरान से जंग लड़ पाए। और अरब देशों को भी पता चल गया कि भाई जिसको आप हल्के में ले रहे थे वो हल्का आदमी नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर आदमी है। वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो गया है और अब ईरान के साथ में रसिया और चाइना की जो बैकिंग है वो और मजबूत होगी। वो रसिया और चाइना मिलकर के ईरान को और मजबूत करेंगे ताकि ईरान और मजबूत हो और उसके बाद में अरब देशों की अगर बात करें वहां पर अमेरिका का जो दखल है वहां पर वो खत्म हो और उसके बाद में रसिया और चाइना वो खुल करके यहां से व्यापार करें। रसिया का डबल फायदा है इसमें, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था। रूस जो है वो इस जंग का सबसे बड़ा विनर है। उसने दनादन खूब तेल बेचा है, अमेरिका रोक नहीं पाया। अमेरिका को खुद उल्टा कहना पड़ा कि भाई रसिया वालों तेल बेचो वरना हमारा तेल निकल जाएगा, दुनिया का तेल निकल जाएगा। तो अब ये डील हो चुकी है, ये बात कही जा रही है और इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है। इजराइल के पेट में दर्द हो रहा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को कहा कि देश में नई सरकार बदलते ही ईरान में शासन परिवर्तन की घड़ी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक देंगे। और बेनेट ने यह भी कहा कि नेतन्याहू सरकार का कार्यकाल गृह युद्ध जैसी स्थिति से शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर के हमले और नरसंहार को आगे बढ़ा रहा है और अब ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक विफलता के साथ में खत्म हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के उनकी खीज है, आपस में जो अपनी वो खीज निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो हम इस बात को नहीं मानते, अमेरिका की बात को नहीं मानते। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी, नेतन्याहू तो किसी काम के नहीं है, वो बेकार आदमी है, हमारी सरकार बनेगी तो हम वहां पर तख्ता पलट कर देंगे। अरे जब अमेरिका तख्ता पलट नहीं कर पाया, ट्रंप ने घोड़े खोल दिए थे, कुछ नहीं हो पाया, तो भैया तुम किस खेत की मूली हो? क्यों नहीं अपने मुल्क में काम करते हो? क्यों नहीं अपने मुल्क में ध्यान देते हो? क्यों नहीं अपने लोगों के लिए काम करो? बेकार के अंदर आप लोगों का खून बहाते हो, नरसंहार करते हो और फिर कहते हो कि हिटलर ने हमारे साथ में ऐसा किया था, वैसा किया था। अरे कम से कम आप तो दर्द को पहचानते हैं, आपकी तो पीढ़ियों ने दर्द झेला है, तो कम से कम इस बात को देखो कि कैसे मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है। कुछ भी हो, ये सारी बातें एक तरफ रखिए आप, और सब कुछ अगर ठीक रहा तो 19 तारीख को डील फाइनल आप मान करके चलिए और उसके साथ साथ दुनिया में एक राहत की सांस सब लोग लेंगे और इजराइल जैसे लोग छटपटाते रहेंगे। जाहिर सी बात है, जिसको एक बार मक्खी की तरीके से निकाल करके बाहर फेंका जाएगा तो वो अपने पंखों को सुखाने के लिए मक्खी जो छटपटाती है तो वो छटपटा रहे हैं, बाकी उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ईरान कोई ऐसा छोटा मोटा अब मच्छर नहीं है जिसको ये जब चाहेंगे मसल देंगे। ईरान मगरमच्छ बन चुका है इनके लिए और वो निगल जाएगा पूरी तरह से, डकार भी नहीं लेगा। और ये बात इजराइल को पता है, लेकिन बस झूठी बातें और इस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी करके अपने लोगों को किसी तरीके से वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।